तो हेलो दोस्तों स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। तो दोस्तों जो है इसके पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। तो आज हम दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम उस सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो डियर क्योंकि जो है आप सभी को जो है पता है कि आपके बोर्ड के जो एग्जाम में जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो एक बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ठीक है। इसमें आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 विकल्प रहेगा और आपको ढूंढना रहेगा कि इसमें से चारों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। और दूसरा होता है डियर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो आपको 30 से जो है 40 शब्दों में जो है आपको लिखना रहता है। और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है वो डियर होता है आपका जो है लॉन्ग टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको बहुविकल्पी जो है अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डियर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है यहाँ पर करके बताएंगे। उसके बाद जो है आपको कुछ जो है जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जो है बताने वाले हैं। तो डियर जो है इस वीडियो में आप पूरे बने रहिए और इस वीडियो को जो है ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज की क्लास को। तो जैसा कि हमने कहा कि हम जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न को पहले सॉल्व कराएंगे। तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है डियर कि 4 धातुएं हैं, ठीक है, A, B, C और D, ठीक है। ये 4 धातुएं हैं और इनके मानक अपचयन विभव भी दिए गए हैं -3.05, -1.66, -0.40, 0.80 वोल्ट, ठीक है। ये अलग अलग इनके मानक अपचयन विभव के मान दिए गए हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है डियर कि इनमें जो है प्रबलतम अपचायक कौन है, ठीक है। ये देखिए 2011 में, 18 में, 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो डियर ये जो क्वेश्चन है ये है आपके जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो यह विद्युत रासायनिक श्रेणी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये क्वेश्चन है डियर, ठीक है। तो यदि आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जो है नहीं जानते हैं, ठीक है, तो हमारे पिछले वीडियो को आज आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पूरा विस्तृत रूप से जो है उसमें समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंट दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक होती है। और बीच में आपका हाइड्रोजन होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो डियर क्या होती हैं, प्रबलतम अपचायक होती हैं, या कह लें हम दुर्बल ऑक्सीकारक होती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या है, प्रबलतम अपचायक है और दुर्बलतम ऑक्सीकारक। लेकिन डियर जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं हैं वो क्या है, ये है दुर्बल अपचायक, दुर्बल अपचायक है और क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से डियर आपको एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि जब हम लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जब हम आते हैं ऐसे ही, तो यहां जो वैल्यू होता है ऊपर लिथियम का, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, यानी -3 होगा, फिर -2 होगा, -1 होगा। यानी कहने का मतलब ये माइनस जो है 3 से लेकर ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ, यानी माइनस का वैल्यू जो है धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, लेकिन प्लस का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। देख रहे हैं -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -3 क्या होता है, -2 से क्या होता है, कम होता है। तो देखिए -2 से -1 आ गया, यानी -1 क्या है, -2 से बड़ा है, तो धीरे धीरे आप क्या रहे हैं, बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आप आते हैं 0 की तरफ, ठीक है। फिर 0 से धीरे धीरे क्या होता है, प्लस की तरफ, यानी +1 +2, धीरे धीरे आप क्या होते हैं, पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर डियर माइनस से जो है प्लस की ओर आप क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डियर यहाँ पर जो आपका वैल्यू दिया गया है, ये देखिए ABCD में उनके मानक अपचयन विभव का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। ये धातुओं का मान नहीं दिया है, यहाँ पर आपके जो है ये वैल्यू दिया गया है, जो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है वो दिया गया है। तो यहाँ से आपको समझना है कि इन ABCD यानी 4 जो है जितनी धातुएं हैं उसमें कह रहा है कि इसमें प्रबलतम अपचायक कौन है, ठीक है। तो आपको पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो हाइड्रोजन से सबसे ऊपर धातुएं हैं वो क्या होती हैं, प्रबलतम अपचायक होती हैं, ठीक है। यानी जो प्रबलतम अपचायक है वो है लिथियम, और लिथियम का वैल्यू क्या होता है, -3, मतलब सबसे ज्यादा होता है। तो इन सभी में आपको ढूंढना है कि सबसे ज्यादा माइनस का वैल्यू कौन सा है। तो देखिए ये -3 जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है, -1, ठीक है, ये -0, ये हो गया +0। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा माइनस का वैल्यू क्या है, ये है। इसका मतलब डियर ABCD में -3.05 जो है क्या है, प्रबलतम अपचायक है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आ रहा है डियर, इसमें देखिए A आ रहा है, ठीक है। यानी A क्या है, आपका प्रबलतम अपचायक है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो डियर होगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, A सही है। तो प्रबलतम अपचायक इन चारों में कौन है, A है, ठीक है। तो आई होप डियर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर
लिथियम आयन जब लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, बेरियम आयन बेरियम में, सोडियम आयन सोडियम में, तथा मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रम से दिए गए हैं -3.05, -2.73, -2.71, -2.37 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपको जो इसका पिछला क्वेश्चन था डियर, इसमें केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें आयन भी दे दिया है कि आयनों से भी बता दीजिए या जो है मानक इलेक्ट्रोड। तो आपको जो है एक अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी मिली है डियर, कि यहाँ से देखिए 2 हिंट दिया है, या तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव से भी आप बता सकते हैं या आप आयन को भी लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे जो आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी है डियर, आपका जो है लिकबा लिथियम है, ठीक है, सरकाना, तो यहां से आप देखते हो तो देखिए सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है, तो ये लिथियम आपका सबसे ऊपर है। उसके बाद है आपका बेरियम है। ठीक है, तो पहले आपका लिथियम है, यहाँ देखिए लिथियम हो गया, बेरियम है, उसके बाद बेरियम उसके नीचे है सेकंड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद डियर आपका क्या है, उसके बाद आपका सोडियम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी सबसे लास्ट में क्या आ रहा है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो इन्हीं तत्वों के बीच में ये जो है आपके मेटल्स दिए गए हैं। तो आपको पता है डियर कि जो आपका जो मेटल सबसे ऊपर है वो क्या है, ये होता है प्रबल अपचायक। ठीक है, ये प्रबल अपचायक है, या डियर इसको कहते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक। ठीक है, और जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये बताना है कि सबसे नीचे देखिए क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम यहाँ क्या हुआ, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन हुआ, मैग्नीशियम, तो इसका ऑप्शन भी सही है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब इसको दूसरे टाइप से कैसे लगा सकते हैं, इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव से भी डियर लगा सकते हैं। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो धातुएं हाइड्रोजन से सबसे ऊपर हैं वो सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू रख रही है। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हो, ठीक है, वो उतना निगेटिव उनका कम होता जाता है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे इन सभी में, तो सबसे कम निगेटिव देखिए कौन है, -2.37। ठीक है, और -2.37 क्या है, मैग्नीशियम है, यानी आपका जो सही आंसर है डियर कौन है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो आई होप डियर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को भी देखकर बता सकते हैं इसके आंसर को, और डियर आप इसके मेटल्स के वैल्यू को भी देखकर इस प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन डियर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मान याद होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कृपया करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्भर करता है। तो डियर जो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है धातु की प्रकृति पर, दूसरा है विलयन के ताप पर, तीसरा ऑप्शन है विलयन की मोलरता पर, चौथा दिया है इनमें से सभी। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यह उसके मेटल्स की नेचर पर यानी धातु की प्रकृति पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यह उस विलयन के टेम्परेचर यानी ताप पर भी निर्भर करता है और विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डियर इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो डियर अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है धातुएं जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी धातुओं को आपको छांटना है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, कॉपर, एजी, एल्युमिनियम और प्लेटिनम। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है, और डियर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं जो है हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डियर। तो यहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख देते हैं कि लिथियम से लेकर, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डियर सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है, और सबसे नीचे क्या है आपकी फ्लोरीन है। ठीक है, और बीच में डियर आपका हाइड्रोजन होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो डियर जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो अपने नीचे वाली धातुओं को क्या कर देती हैं, उनके विलयन में से क्या करती हैं, ऑक्सीकृत कर देती हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ढूंढना है कि सबसे ऊपर कौन है। तो आप कॉपर, एजी, एल और पीटी में देखेंगे, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखेंगे तो सबसे ज्यादा ऊपर क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है इन तीनों चीजों को यानी कॉपर, एजी और पीटी तीनों को क्या करता है, उनके विलयन में से सरलता से क्या कर देगा, ऑक्सीकृत करेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं सबसे ऊपर हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं। तो ये अपने नीचे वाली धातुओं को क्या कर देती हैं, ऑक्सीकृत कर देती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डियर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 धातुएं दी गई हैं ए, बी, सी और डी, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दिए गए हैं अलग अलग, +1.5 वोल्ट,
-2 वोल्ट प्लस 0.84 वोल्ट माइनस 0.36 वोल्ट। ठीक है, इन धातुओं की बढ़ती हुई सक्रियता का जो है क्रम बताना है। ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो आपको ढूंढना क्या है डियर, यहाँ पर आपको पता है कि जो धातुएं सबसे ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर, वो क्या करती हैं, वो प्रबल सक्रियता का कारण बनती हैं, क्योंकि वो प्रबल अपचायक होती है और अपने नीचे वाली धातुओं का करती हैं, उनके विलीनों में से क्या करती हैं, ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है, तो प्रबल अगर सक्रियता का क्रम देखा जाए तो जो धातुएं ऊपर है वो क्या होती है, प्रबल सक्रियता का आर्डर रखती है। ठीक है, तो इसमें से आपको ढूंढना है कि सबसे ज्यादा माइनस वाला, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो धातुएं पहले हैं वो ज्यादा निगेटिव वाली है, और जैसे जैसे नीचे आते हो निगेटिविटी क्या होती है आपकी डिक्रीज होती जाती है, और आपका प्लस वाला वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहां से आपको ढूंढना है कि सबसे ज्यादा माइनस वाला वैल्यू कौन है। तो देखिए यहाँ पर -2 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, और -2 क्या है, बी है, यानी बी की सक्रियता क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बढ़ती हुई सक्रियता में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बी है। तो इन चारों ऑप्शन में अपन ढूंढेंगे कि सबसे ज्यादा बी कहाँ लिखा है। तो देखिए इसमें डी लिखा है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है पहला ऑप्शन। इसमें भी देखिए ए लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है बी, सबसे ज्यादा सक्रिय, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया, और यहाँ भी आपका गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपको सक्रियता का आर्डर ढूंढेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी का आर्डर होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव में, उसकी सक्रियता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को जो है कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑक्सीकृत करता है, और ये देखिए उसका उल्टा कह रहा है कि ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए डियर कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, तो दो धातुएं जो है हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक है, वो अपने नीचे वाली धातुओं को क्या करती हैं, उनके विलयन में से ऑक्सीकृत कर देती हैं। ठीक है, तो डियर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको डियर पता होना चाहिए कि जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं, ठीक है, वो जो है अपने ऊपर वाली धातुओं को जो है उनके विलयन में से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे नीचे डियर अगर देखा जाएगा तो सबसे नीचे क्या होगा, कापर होगा। ठीक है, तो कापर क्या होगा, यह जो है किसी भी धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन धातुओं से क्या है, नीचे स्थित है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा डियर क्या हो जाएगा, कापर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी। ठीक है, तो डियर ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर जो है एग्जाम में आते हैं। तो डियर सबसे पहले आपको जानना है कि विशिष्ट चालकता कहते किसे हैं। तो डियर विशिष्ट चालकता कहते हैं कप्पा को। ठीक है, और कप्पा क्या होता है, ये होता है 1/ρ। ठीक है, तो यहाँ से डियर आपको जानना है कि कप्पा का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का पूछता तो आपको पता है कि आर का ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर मान लीजिए कंडक्टिविटी का पूछता, चालकत्व का, तो आपको पता है कि जो चालकत्व होता है सी वो 1/r होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो चालकत्व का मात्रक आता है डियर ओम इनवर्स, या इसको कहते हैं आप महो, ठीक है, या हम साइमन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, विद्युत चालकत्व होता है या विद्युत चालकता होता है, तो विद्युत चालकता सी का मात्रक होता है ओम इनवर्स, महो या साइमन। ठीक है, यहाँ पर विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से इन मात्रकों को डियर आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए चार ऑप्शन में आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया है ऑप्शन 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो डियर अगला क्वेश्चन देखिए। तो डियर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे जो है ऐसे डायरेक्ट छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, डर की वजह से। लेकिन ये डियर कुछ नहीं करना है, अगर ये हमारे कंसेप्ट को यदि आप जो हमने बताया है अगर उसको ध्यान से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि n/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध आर का मान दिया गया है 400 ओम। ठीक है, तो कह रहा है कि सेल स्थिरांक। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला बताया डियर कि जो कप्पा होता है डियर, कप्पा इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इनटू होता है सेल स्थिरांक L/A। ठीक है, तो L/A को डियर क्या कहते हैं, इसी को सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं, या सेल स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर L/A का मान आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है देखिए जो C होता है डियर, ये क्या होता है, तो आपको पता है जो विद्युत चालकता होती है C, ये होता है 1/r। ठीक है, तो यहाँ से कप्पा इक्वल टू सी का मान रखेंगे 1/r इंटू L/A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चाहिए क्या, L/A चाहिए। देखिए ये तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका L/A। ठीक है, सेल स्थिरांक निकालना है आपको, तो हो जाएगा कप्पा इंटू आर। ठीक है, तो कप्पा यहाँ क्या है, ये जो डियर विशिष्ट चालकता दिया है, ठीक है, 0.002765, ठीक है, महो सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है, कप्पा का वैल्यू है। ये दिया गया है आपका कितना, 0.00
2765, ठीक है, इंटू क्या है आर कितना है 400। अब केवल डियर आपको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो यहां से कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 छक 24, 2 26, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूनी 8, 3 11, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लगाना है। यहाँ पर 2 जीरो था, 2 जीरो आपको बढ़ा लेना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से डियर जो आपका सेल स्थिरांक का मान आ गया, आंसर में क्या आ जाएगा 1.106, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो डियर केवल आपको यदि फार्मूला यदि पता होता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको यह फार्मूला नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको जो हमने जो है क्विक रिवीजन नोट में जो हमने बताया है उसको आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको इजीली से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डियर आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ जो है अति लघु उत्तरी और जो है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न का जो क्वेश्चन है पहला कह रहा है कि रिडॉक्स विभव किसे कहते हैं। तो डियर जब आपको रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडॉक्स विभव पूछेगा तो आपको बताना है कि किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया के दौरान किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया के दौरान सेल के अंदर धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, रिडॉक्स विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये आपकी परिभाषा हुई, ठीक है। अब ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है इसको हम कैसे समझें, तो जैसे लिखा है ऑक्सीडेशन और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया और इसका क्या हो गया, यहां हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो आपको पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएंगे, अपचायक, और जिनका रिडक्शन होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे अर्थात कहलाएंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। अब डियर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से फार्मूला आता है, ठीक है, रिडॉक्स सेल का। तो जो आपका ऑक्सीकरण अपचयन सेल का रिएक्शन होता है ये होता है E इक्वल टू डियर E0 प्लस 0.0591 अपान n log, यहां से हो जाएगा डियर ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, रिडक्शन, ठीक है। या अगर एनोड कैथोड होता तो यहां से हो जाता आपका एनोड अपान कैथोड, ठीक है। तो यहां से डियर जो आपका ये जो सेल का फार्मूला आया, ठीक है, E इक्वल टू क्या होगा E0, ठीक है। तो यहां से है ये स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू है E0 का मान, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल का मान है। तो डियर यहाँ पर जो 0.0591 है अपान n, तो n क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है, कि कितनी वैलेंसी चेंज हो रही है, यहाँ पर n का मान आप रखेंगे और log में यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मान अपान यहाँ नीचे रिडक्शन का मान, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप जो है आसानी से जो है सेल का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये डियर जो फार्मूला होता है ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। ये आपको मिलता है E इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 अपान n log ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से रिडॉक्स सेल के अंदर आपको इतनी चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में जब ये मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होता है तो इसकी मोलरता दी गई है 0.1 मोलर, ठीक है। और जब डियर कापर आयन कापर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी मोलरता दी गई है 1 × 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सेल के EMF की गणना करना है, ठीक है। तो यहाँ से डियर अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है, E इक्वल टू होता है E स्टैंडर्ड प्लस 0.0591 अपान n log, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एनोड अपान कैथोड या ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से डियर ये E को कहते हैं EMF, ठीक है, यही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना है कि सबसे पहले आपको यहाँ से हाफ सेल यानी अर्ध अपक्रिया को लिखना है,
अर्ध अभिक्रिया लिखने पर। तो यहां पर देखिए हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन में तो डियर यहां से मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये डियर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये हो जाएगा Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका डियर हो रहा है रिडक्शन। और ये है आपका कैथोड। ठीक है, तो डियर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया। अब इसको आ गया आपका Mg प्लस Cu2+ गिव्स आउट Mg2 प्लस Cu। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये पूर्ण सेल है। जब 2 हाफ सेल को जोड़ेंगे तो आपका पूर्ण सेल का फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब यहां से डियर अगर हमको ई स्टैंडर्ड सेल का मान मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n का मान क्या है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर n का मान डियर कितना मिला आपको, 2 मिल गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग में जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वही क्या है आपका n फैक्टर है, तो n का मान क्या आ गया, 2। ठीक है, तो यहाँ n की जगह पे अपन क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ई स्टैंडर्ड का जो फार्मूला होता है डियर, ई स्टैंडर्ड सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कहाँ लिखा है, देखिए ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये डियर क्या है आपका, ये है आपका एनोड। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पता है, देखिए मैग्नीशियम क्या है, एनोड है, तो ये वैल्यू एनोड हो गया। और कॉपर डियर आपका क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो यहां से देखिए कैथोड का वैल्यू क्या है, 0.34। ठीक है, ये है आपका कैथोड का वैल्यू। ठीक है, माइनस, और माइनस है एनोड का वैल्यू क्या, -2.37 वोल्ट। ठीक है, अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.34 प्लस 2.37। तो आपका आंसर मिल गया डियर, ये देखिए 7 4 11 और 3 3 6 1 7, और यहाँ से आपका हो गया 2, तो 2.71 वोल्ट आ गया। तो डियर स्टूडेंट आपको ई स्टैंडर्ड सेल का मान ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, आपका आ गया 2.71 वोल्ट। तो यहाँ से ई स्टैंडर्ड सेल का मान कितना आया, 2.71 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा डियर 2.71 प्लस 0.0591 अपान n का वैल्यू कितना मिला, 2 मिल गया है, लाग। अब यहाँ से समझना है, यहाँ देखिए ये एनोड का वैल्यू दिया गया है, अपान कैथोड का वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो 0.1 को डियर क्या लिखेंगे आप, 10⁻⁻1 अपान, इसको क्या लिखेंगे, 10⁻⁻1। देखिए दोनों बराबर है, कट गया, तो हो गया log 1। और डियर log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0, और 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब टोटल 0 हो गया। तो डियर जो ई का मान आ गया आपका 2.71 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको हाफ सेल को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एनोड और कैथोड को पहचानना है, उसके बाद आपको कंप्लीट सेल को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ई स्टैंडर्ड सेल का मान लिखकर कैथोड और एनोड से जो है इसके वैल्यू को क्या कर देना है, आपको हल कर लेना है। यहाँ से देखिए 2.71 वोल्ट आ गया, आपको इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आसानी से जो है लगा लेंगे। ठीक है, तो आई होप डियर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है जिंक, देखिए यहाँ पर सॉलिड अवस्था में है, +2 Ag एक्वस मीडियम में है, गिव्स आउट जिंक आयन एक्वस मीडियम में, प्लस I2 सॉलिड अवस्था में। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, और इसके लिए डियर यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू का भी मान दिया गया है। देखिए जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका पोटेंशियल वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और यहाँ पर जो है ई स्टैंडर्ड सेल Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हो रहा है +0.80 वोल्ट। ठीक है, तो डियर इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और आपको विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, यानी आपको ई सेल का मान निकालना। तो ई सेल बराबर क्या होता है डियर, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो यहां से ई स्टैंडर्ड सेल का मान, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से डियर आपको समझना ये है कि यहां पर देखिए ये जो रिएक्शन दिया है, देखिए Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन में वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये है डियर आपका एनोड। क्या है, एनोड है, क्योंकि एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ठीक है,
और यहाँ से देखिए Ag प्लस किसमें, यहाँ पर डियर Ag प्लस जो है यहाँ पर हमने गलत लिखा है, Ag लिख लीजिए आप। तो ये देखिए Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में कमी हो रही है, तो हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और डियर रिडक्शन पर क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है, चेन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस रिएक्शन से आप एनोड और कैथोड को पहचान लेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया डियर कि जो जिंक आयन है ये क्या है, आपका एनोड है, और जो सिल्वर आयन है ये क्या है, आपका कैथोड है। ठीक, तो इस तरीके से आप पहले इसको पहचान लेंगे। अब यहाँ से फार्मूले में रखेंगे, ई स्टैंडर्ड सेल का मान निकालना है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ से डियर ई कैथोड का मान क्या दिया है वोल्टेज में, यहाँ से देखेंगे लिखा है 0.80। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दीजिए, उसके बाद आपका है माइनस 0.76 वोल्ट, ये कैथोड है। ठीक है, तो कैथोड हमने रख दिया माइनस, और माइनस एनोड का वैल्यू दिया है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिया 0.80, देखो रीड रीड का पूरा धन हो जाएगा, 0.76 ये जुड़ गया, देखिए यहाँ से हो जाएगा 6 8 7 15। ठीक है, 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो डियर जो आपका ई स्टैंडर्ड सेल का मान निकल के आया, यानी विद्युत वाहक बल का जो मान आया, कितना मिला, 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो डियर इस तरीके के क्वेश्चन को आप सबसे पहले एनोड और कैथोड को इस तरीके से पहचान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रकार के फार्मूले को लिखकर, ठीक है, यहाँ से आप इजिली जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन दिया गया है 2Fe3 प्लस एक्वस मीडियम में है, प्लस 2I माइनस एक्वस मीडियम में है, गिव्स आउट 2Fe2 प्लस एक्वस मीडियम में प्लस I2 सॉलिड है। तो ये आपका रिएक्शन दिया गया रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए कह रहा है कि इस सेल का 298 केल्विन पर, ठीक है, ई स्टैंडर्ड सेल का मान दिया गया है 0.236 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें सेल अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा जी स्टैंडर्ड का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर आप इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये है आपका 2I माइनस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है I2 में। ठीक है, तो सबसे पहले आप अर्ध सेल को लिख लेंगे, अर्ध सेल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2I माइनस जब I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। और दूसरी हाफ सेल है आपका 2Fe3 प्लस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है डियर 2Fe2 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 है, तो आपको बराबर करना है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़कर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 4 इधर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 में से 2 निकालोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डियर क्या है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इनका हाफ सेल लिखेंगे। ठीक है, अब डियर हाफ सेल लिखने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि देखिए यहाँ पर जो फैक्टर चेंज हो रहा है, एन का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो एन का मान क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डियर जो आपके गिब्स एनर्जी का मान होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर होता है माइनस एन एफ इंटू ई स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो ये आपका गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका माइनस एन का मान मिल गया, कितना है 2। और डियर जो फैराडे संख्या है एफ है, इसका वैल्यू होता है 96,500। ठीक है, और ई स्टैंडर्ड सेल का मान आपका दिया गया है 0.236। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर हो जाएगा -2 इंटू 965, ठीक है, 00, और यहाँ से डियर मिल गया आपका इंटू, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल का मान है 0.236। ठीक है, तो डियर सबको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो ये लगभग जो है आ जाएगा -45 और 548 वोल्ट के लगभग में। ठीक है, डियर ये जो आपका लगभग आंसर क्या मिला, डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा -45,548 वोल्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो है आपको इस चैप्टर के जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट थे, हमने सभी क्वेश्चंस को डियर एक एक करके कवर कर लिया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो आपको जो है आपके आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।